चौथा पार्ट में हम लोग ये देखेंगे और अध्याय हम लोग का दूसरा है और वीडियो का चौथा सीरीज है जिसके अंतर्गत हम लोग ये चर्चा करेंगे जननांकीय संक्रमण। आज का हम लोग का मुख्य टॉपिक रहेगा जननांकीय संक्रमण एवं जननांकीय संक्रमण की अवस्थाएं। क्या टॉपिक रहेगा? आज का प्रमुख टॉपिक रहेगा जननांकीय संक्रमण। क्या टॉपिक में पढ़ेंगे? जननांकीय संक्रमण। तो आपको पता है हम लोग दूसरा चैप्टर जो आपका है विश्व की जनसंख्या घनत्व तथा वितरण। चैप्टर का नाम क्या है? विश्व का जनसंख्या वितरण घनत्व तथा इनकी वृद्धि। हम लोगों ने इससे पहले 3 वीडियो में बढ़िया तरीके से देखा और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उत्प्रवास एवं जनसंख्या घनत्व को देख चुके हैं। तो आज हम लोग डायरेक्ट अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं और आज के डायरेक्ट टॉपिक रहेगा जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत। आप ध्यान से सुनते चलिएगा और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और यह काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे दीर्घ में इससे सवाल बनता है। उससे पहले कुछ पॉइंट को हम लोग देख लेंगे और कुछ पॉइंट को समझ लेंगे, उनके बाद हम लोग मेन टॉपिक पर चलेंगे। और आज का टॉपिक हम लोग का जनसंख्या संक्रमण रहेगा और आई होप क्या आप अगर वीडियो पूरी देखते हैं तो आपका जनसंख्या संक्रमण से एक भी सवाल अब छूटने वाला नहीं होगा। तो आइए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं ज्योग्राफी के दूसरे चैप्टर और क्या कहते हैं पार्ट 4 होगा हम लोग का वीडियो का। और इस वीडियो में हम लोग पहले ये बात जानेंगे जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। क्या देखेंगे? जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव। कुछ टॉपिक है जो कि आपकी किताब में दिया गया, छोटा टॉपिक है, सवाल बनता नहीं है लेकिन देख लेते हैं। ध्यान से देखिए जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव यानी जनसंख्या परिवर्तन का क्या इंपैक्ट पड़ा है। अगर बात करें तो अगर ध्यान से देखिए अभी अगर वर्तमान से हम देखेंगे 50 से 60 साल के अंतर्गत विश्व में जो जनसंख्या बढ़ा है वो दोगुनी चौगुनी तरीके से बढ़ा है। क्योंकि पिछले वीडियो हम लोग देखे थे जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हो रहा था। अगर आप तीसरा वीडियो नहीं देखें आप जाकर अवश्य इस चैप्टर का तीसरा वीडियो देखिए, उसके अंतर्गत हम लोग चर्चा किए थे जनसंख्या में वृद्धि किस प्रकार से हो रहा है। वो पूरी तरीके से वहां दिख रहा था जनसंख्या वृद्धि ही नहीं हो रहा है, जनसंख्या में क्या हो रहा है? विस्फोट। यानी क्या? जनसंख्या एकाएक अब क्या हो रहा है? बढ़ते हुए जा रहा है और जिसे संभालना कहीं ना कहीं आने वाले दिन में जो जनसंख्या आज वृद्धि हो रहा है वो कहीं ना कहीं जाके समस्या पैदा करेगा। और समस्या पैदा क्यों करेगा? क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या होगा तो उसका जीवन शैली उतना सुधार नहीं हो पाएगा जितना कम जनसंख्या में हो सकता है। अब कहीं ना कहीं किसी भी देश के लिए जनसंख्या ही सभी देश के लिए संसाधन का जो है जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन किसको माना जाता है? जनसंख्या। लेकिन कोई भी चीज अति होगा तो वो अति उस देश के लिए क्या पहुंचाएगा? क्षति पहुंचाएगा। तो जनसंख्या परिवर्तन के इंपैक्ट में अगर चर्चा करें विकासशील देशों में क्या हो रहा है? जनसंख्या का सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो रहा है। अगर जनसंख्या का बढ़ोतरी हो रहा है, अगर उसे पूर्णतः संसाधन नहीं मिलेगा तो वो सारा का सारा उस देश में जनसंख्या एक बोझ के समान बनेगा। कैसा समान बनेगा? बोझ के समान बनेगा। इस कारण से जनसंख्या का बढ़ना तो सही है लेकिन जनसंख्या का सही उपयोग और सही दिशा में प्रयोग भी होना क्या है? जरूरी है। आइए हम लोग देखते हैं। क्या आप लिख सकते हैं कि वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि में विकासशील राष्ट्रों का गंभीर समस्या बना हुआ है क्योंकि 50-60 साल के अंतर्गत ये देखने को मिला जनसंख्या में काफी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, जिसके कारण से क्या हो रहा है? उपलब्ध संसाधनों का तेजी से ह्रास हो रहा है, जिसके कारण प्रति व्यक्ति संसाधन की उपलब्धता का स्तर घटता जाता है। पहला पॉइंट को देखिए क्या हुआ है। अभी जनसंख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। जनसंख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। अब बात बताए जनसंख्या में अगर वृद्धि हो रहा है, पॉपुलेशन में वृद्धि हो रहा है तो इसका मांग और इच्छा में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। मांग और इच्छा में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। आप बताए संसाधन हम लोग का कैसा है? ज्योग्राफी के अंतर्गत आप संसाधन की चर्चा कीजिए तो संसाधन आपके पास क्या है? सीमित है। संसाधन आपके पास कैसा है? सीमित है। लेकिन मांग एवं इच्छाएं एवं व्यक्ति जो है आपका वो कैसा है? आपका असीमित। कैसा है? असीमित। तो इस दृष्टिकोण से देखिए अगर हमारा मांग इच्छा कर जनसंख्या अत्यधिक होगा, संसाधन हमारा सीमित है, कम है, तो व्यक्ति के पास प्रति व्यक्ति दर जो संसाधन होगा वो कैसा आपको देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? कम। क्योंकि जनसंख्या अधिक है, संसाधन आपका सीमित है। तो जनसंख्या का जितना भी मांग होगा, संसाधन आपका सीमित है, जनसंख्या अधिक रहेगा तो वो सारा का सारा जो क्या संसाधन है वो पूरी जनसंख्या को क्या कर सकता है? पूरा नहीं कर सकता है। इस कारण से प्रति दर जनसंख्या के पास, प्रति व्यक्ति के पास क्या होगा? आपका संसाधन क्या मिलेगा? कम मिलेगा। अगर संसाधन प्रति व्यक्ति कम मिलेगा तो व्यक्ति को फायदा भी क्या होगा? कम होगा। दूसरे पॉइंट पर आपका क्या प्रभाव पड़ा है कि देश में उपलब्ध संसाधनों देश की बढ़ती जनसंख्या के पर्याप्त भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन देश में भूखमरी, महामारी तथा गृहयुद्ध जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। एड्स, HIV जैसी घातक बीमारियों के हमले ने अफ्रीका सहित स्वतंत्र राष्ट्रों की राष्ट्रमंद। ध्यान से देखिए एक लाइन में अगर खत्म करें क्या जनसंख्या परिवर्तन के दूसरे प्रभाव हम लोग चर्चा करें तो जनसंख्या वृद्धि के कारण, किसके वृद्धि के कारण? जनसंख्या वृद्धि के कारण सिंपल सी बात संसाधन आपके पास सीमित है। क्या भरण पोषण आपका सभी व्यक्ति पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि जनसंख्या अत्यधिक वृद्धि है। सरकार भी अपनी तरफ से फंड देगी तो कितना दे सकती है? जनसंख्या दिनों दिन क्या है? क्या आपका दोगुने तीन गुने एकदम जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। 2 से 4 नहीं, 4 से 16, 16 से 64 होता है। इस प्रकार से आपका जनसंख्या बढ़ रहा है।
है, ठीक है। तो यहाँ पर जनसंख्या का भरण पोषण करने में नहीं होगा, भरण पोषण नहीं होगा तो उस देश में कैसी समस्या बनेगी, भुखमरी। कैसी समस्या बनेगी, भुखमरी बनेगी। क्या बनेगी समस्या, बेरोजगारी। क्या बनेगी, बेरोजगारी। और वहां पर क्या होगा, गृह युद्ध जैसी संभावना बनेगी। कैसे संभावना बनेगी, गृह युद्ध जैसी संभावना। पहली बात आप क्या लिखेंगे, क्या जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव के अंतर्गत लिखेंगे, क्या वर्तमान समय में जनसंख्या परिवर्तन में अगर बात देखें तो जनसंख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है। 50-60 साल के दौरान विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि ही नहीं, क्या हो रहा है, विस्फोट तरीके से वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण या जनसंख्या के प्रभाव निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे, जनसंख्या हम लोग का आए दिन बढ़ते जाता है लेकिन संसाधन हमारा सीमित है। अगर जनसंख्या बढ़ते जाएगा तो प्रति व्यक्ति के पास संसाधन जो होगा वो सबसे क्या होगा, न्यून स्तर पर होगा, यानी कि कम स्तर पर होगा। दूसरा पॉइंट पे लिखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के कारण उनका भरण पोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण से भुखमरी, बेरोजगारी और गृह युद्ध जैसी समस्या उस देश में आपको देखने को मिलेगा। तीसरे पॉइंट पर क्या लिखता है, क्या भुखमरी, कुपोषण, महामारी तथा गृह युद्ध जैसी समस्याएं से ग्रस्त क्षेत्र का औसत जीवन प्रत्याशा में कमी आएगी, जिसके कारण उन क्षेत्र में मृत्यु दर बढ़ेगी और जनसंख्या के आकार में धीमी गति से कमी आएगी। और इस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के अनेक देशों में उदाहरण दिया जा सकता है। आप सिंपल सी बात है कि अब इस क्षेत्र में क्या होगा, भुखमरी होगा। क्या होगा, आपका भुखमरी का स्थिति बनेगा। क्या बनेगा, भुखमरी का स्थिति बनेगा। यह बेरोजगारी का स्थिति बनेगा। किसका स्थिति बनेगा, बेरोजगारी का स्थिति बनेगा। यह व्यक्ति शिकार होगा कुपोषण का। किसका शिकार होगा, कुपोषण का। उचित भोजन न मिल पाने के कारण व्यक्ति किसका शिकार होता है, कुपोषण का शिकार होता है। अब कुपोषण, इन सभी चीजों का जब व्यक्ति शिकार होगा तो सिंपल सी बात है, व्यक्ति का जीवन प्रत्याशा यानी कि व्यक्ति का जीवन जीने का जो दर होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। जीवन प्रत्याशा क्या होगा, सबसे कम होगा। इसके साथ ही जन्म दर भी आपको क्या देखने को कम मिलेगा। जन्म दर भी कैसा देखने को मिलेगा, आपको कम देखने को मिलेगा। और आपको मृत्यु दर यहां पर आपको कैसा देखने को मिलेगा, अधिक। मृत्यु दर कैसा देखने को मिलेगा, अधिक। तो इस प्रकार से उस देश की समस्या में क्या होगा, धीरे धीरे जनसंख्या में क्या आएगा, कमी। धीरे धीरे जनसंख्या में क्या आएगा, कमी। क्योंकि सिंपल सी बात है, भुखमरी होगा, बेरोजगारी और कुपोषण होगा तो व्यक्ति ज्यादा दिन तक जिएगा नहीं, यानी जीवन प्रत्याशा धीरे धीरे उसका उम्र क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जैसे जैसे उम्र कम होगा तो जन्म दर भी कम होगा, क्योंकि भोजन तो मिल ही नहीं रहा, तो व्यक्ति का संख्या कम हो रहा है, तो जनसंख्या के आकार में क्या आएगा, कमी आएगा। दक्षिण अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश है जहां पर व्यक्ति को पूरी तरीके से संसाधन न मिल पाने के कारण, भोजन न मिल पाने के कारण से दक्षिण अफ्रीका के कई देशों में जनसंख्या के आकार में क्या देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलता है। तो यानी कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रभाव को हम लोग डिनोट करें तो पहला तो वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो रहा है लेकिन संसाधन सीमित है, जिसके कारण से प्रति दर जो व्यक्ति के पास संसाधन है वो कैसा देखने को मिलेगा, आपको सीमित देखने को मिलेगा। दूसरे पॉइंट पर क्या, जनसंख्या का वृद्धि दर तो होते जाता है, वृद्धि तो हो रहा है लेकिन उसका भरण पोषण नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से भुखमरी, बेरोजगारी और गृह युद्ध जैसी संभावना उस देश में आपको देखने को मिलेगा। तीसरे पॉइंट पर भुखमरी, बेरोजगारी और कुपोषण जैसी समस्या होने के कारण से उस देश में व्यक्ति का जीवन प्रत्याशा दर, जन्म दर अधिक होगा। जन्म दर और मृत्यु दर आपका क्या देखने को, जन्म दर कम और मृत्यु दर आपको अधिक देखने को मिलेगा, जिससे उस देश में जनसंख्या के आकार में क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपका जनसंख्या परिवर्तन का इंपैक्ट, जो कि किसी भी देश में अगर जनसंख्या के दर में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि होगा तो वो देश के लिए वो समस्या ही बनेगा, क्योंकि उस देश में संसाधन क्या है, आपके पास सीमित है। जनसंख्या का बढ़ना सही है लेकिन एक सीमा तक बढ़ना सही है जहां से उस देश को क्या हो सके, फायदा हो सके। तो आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग मुख्य टॉपिक की ओर चलते हैं, जननांकीय संक्रमण। किसको देखेंगे, जननांकीय संक्रमण को इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो अब आइए हम लोग मेन टॉपिक पर चलते हैं, जननांकीय संक्रमण। ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को देखिए क्योंकि इससे आपको दीर्घ भी पूछता है, ठीक है। जननांकीय है ना, क्या संक्रमण है, जननांकीय है ना, जननांकीय संक्रमण है ना, जननांकीय है ना, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत है ना। ध्यान से देखिए, हम पहले कुछ पॉइंट को आपको बताएंगे, उसको ध्यान से सुनिए और आपको हम पूरी तरीके से गारंटी दिलाते हैं एक बार में आपको ये समझ में आ जाएगा जनसंख्या क्या कहते हैं, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत है क्या। कुछ बात को पहले दिया गया, उस बात को आप ध्यान से सुनिए, उसके एक ही लाइन में आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ बात को पहले सुनिए। जनसंख्या वृद्धि के जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत महत्वपूर्ण आधार है। ध्यान से देखिए, जनसंख्या का वृद्धि के जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का महत्वपूर्ण आधार है जन्म दर, मृत्यु दर तथा इसके अंतर से होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। ध्यान से देखिए क्या कहता है कि जनसंख्या वृद्धि का जननांकीय संक्रमण, जनसंख्या वृद्धि का जननांकीय संक्रमण का क्या मुख्य महत्वपूर्ण आधार है। क्या लिखता है कि जनसंख्या वृद्धि, क्या लिखता है, जनसंख्या वृद्धि
जननांकीय संक्रमण का मुख्य आधार है। किसका आधार है? जननांकीय संक्रमण का मुख्य आधार क्या है आपका? जनसंख्या वृद्धि। जननांकीय संक्रमण का मुख्य आधार क्या है आपका? जननांकीय संक्रमण। यही पॉइंट है ना? जनसंख्या वृद्धि का मुख्य आधार क्या है आपका? जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत। किसका सिद्धांत मुख्य आधार है? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? जनसंख्या का वृद्धि होना। जनसंख्या का वृद्धि क्या है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का अंतर, जन्म दर और मृत्यु दर का दोनों का अंतर। कहने का अर्थ क्या है? अगर आपका जन्म दर अधिक होगा, जन्म दर क्या होगा? अधिक होगा, और मृत्यु दर आपका कम होगा, तो उस क्षेत्र में आपका जनसंख्या के वृद्धि दर को दिखाएगा। और वहीं जस्ट अपोजिट, अगर आपका मृत्यु दर अधिक होगा, जन्म दर आपका कम होगा, तो उस क्षेत्र में आपका किसको दिखाएगा? आपका मृत्यु दर को अधिक दिखाएगा। यानी वहां पर जनसंख्या में आपको क्या देखने को मिलेगा? कमी देखने को मिलेगा। तो एक बात हमारा क्लियर हुआ कि जननांकीय संक्रमण के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसको पढ़ेंगे? जनसंख्या वृद्धि को। किसको पढ़ेंगे? जनसंख्या वृद्धि को। जननांकीय संक्रमण का मुख्य आधार या जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? जनसंख्या का वृद्धि होना। जनसंख्या का वृद्धि होना। जनसंख्या वृद्धि है क्या? तो जननांकीय संक्रमण जन्म दर और मृत्यु दर, इसके अंतर से होने वाली जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। जन्म दर और मृत्यु दर, इससे जो जनसंख्या में क्या होगा? वृद्धि होगा। इन दोनों के अंतर में जो जनसंख्या वृद्धि हो, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या जनसंख्या में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। यानी जन्म दर अधिक और मृत्यु दर कम होगा, तो जनसंख्या में क्या दिखाएगा? ये वृद्धि को दिखाएगा। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत मृत्यु क्रम, प्रजनता तथा वृद्धि दरों के बदले प्रतिरूप की एक समान वर्णन है, जो समाज के एक जननांकीय अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रतिफल हो। ध्यान से देखिए, जननांकीय संक्रमण है क्या? जननांकीय संक्रमण के में क्या होगा? समाज में क्या होगा? जननांकीय अवस्था में एक अवस्था से व्यक्ति दूसरे अवस्था में प्रवेश करेगा। ध्यान से समझना, मेन बात क्या वो तुमको बताएंगे, ठीक है? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है। किस अवस्था में प्रवेश करता है? एक अवस्था से दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है। पहले पॉइंट पर क्या समझा कि जनसंख्या वृद्धि जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का मुख्य आधार है। अगर जिस देश में जन्म दर आपका अधिक होगा, मृत्यु दर कम होगा, तो वो कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि का सूचक है। जननांकीय संक्रमण के अंतर्गत समाज का वर्ग एक अवस्था से दूसरे अवस्था में क्या करता है? प्रवेश करता है। एक अवस्था से क्या करता है? दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है। ध्यान से सुनो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन, किस सिद्धांत का प्रतिपादन? जो आपका जननांकीय संक्रमण है, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, किस सिद्धांत का? जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया, ठीक है? अभी तक आपको पता नहीं चला होगा जनसंख्या संक्रमण है क्या। आपको हम पहले बोले कुछ पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद आपको हम पढ़ाएंगे कि जनसंख्या संक्रमण है क्या। पहले देख लो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था, मूल रूप से क्या था? सर्वप्रथम वर्ष 1929 में WS थॉमसन किया था। कौन किया था? वर्ष 1929 में 1929 में WS थॉमसन। कौन क्या था? WS थॉमसन। कौन क्या? WS थॉमसन। आपसे पूछे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का कौन क्या? जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? तो याद रखें, WS थॉमसन के द्वारा कब दिया गया था? 1929 में। नामक अमेरिकन जननांकीय विद ने प्रस्तुत किया था। जननांकीय विद यानी इसी से संबंधित वो क्या था? तुम्हारा जननांकीय विद था, या साइंटिस्ट बोल सकते हो, इसी से संबंधित वो था, ठीक है? और ज्योग्राफी है तो भूगोलविद होगा, क्योंकि जननांकीय संक्रमण विद था, यानी इन्हीं के बारे में वो क्या था? अपने क्षेत्र में विद्वान था, जननांकीय संक्रमण के क्षेत्र में। जननांकीय संक्रमण के कौन व्यक्ति? WS थॉमसन ने, वही व्यक्ति ने जननांकीय संक्रमण सिद्धांत को दिया था। कब दिया था? 1929 में। आगे देखिए क्या लिखता है। अमेरिकन कहाँ का था? अमेरिकन था। कहाँ का था? अमेरिकन, यानी कि अमेरिका का था। ब्रैकेट में आप लिख लेंगे क्या? अमेरिका का था, ठीक है? अगला पॉइंट क्या लिखता है, ध्यान से देखिए। जिसके बाद 1945 में FW के बाद क्या होता है? इसका संशोधन कर दिया जाता है, यानी इसमें कुछ परिवर्तन करता है 1945 में। कब किया जाता है? इसमें थोड़ा सा कुछ संशोधन दिखेगा। 1945 ईस्वी में एक और व्यक्ति दिखेगा, FW नोटेस्टीन। कौन दिखेगा? FW नोटेस्टीन। कौन दिखेगा? FW नोटेस्टीन। FW नोटेस्टीन। FW नोटेस्टीन नाम का व्यक्ति इसमें थोड़ा प्रस्तुत करके क्या किया? संशोधन करके प्रस्तुत किया, ठीक है? कौन संशोधन किया? FW नोटेस्टीन। FW नोटेस्टीन। ध्यान से देखिए, अभी तक हम लोग देखा
जननांकीय संक्रमण जनसंख्या वृद्धि जननांकीय संक्रमण का प्रमुख सिद्धांत है। यह इसमें एक अवस्था से व्यक्ति दूसरे अवस्था में प्रवेश करता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1929 में W.S. थॉमसन के द्वारा, जो अमेरिका वही किया, जननांकीय विद था। उसके बाद इसमें थोड़ा सा संशोधन F.W. नोटेस्टीन के द्वारा किया गया। अब ध्यान से देखिए, कुछ जननांकीय संक्रमण की 3 अवस्था बताते हैं, कोई 4 अवस्था बताते हैं, तो कोई क्या कहते हैं 5 अवस्था बताते हैं। ध्यान से देखिए, इनको बताने वाले अवस्था बताते हैं जननांकीय संक्रमण के कोई 2 अवस्था, कोई 3 अवस्था, कोई 4 अवस्था बताता है। अब ध्यान, इस सिद्धांत के अन्य समर्थक में T.W. सुल्ज, पीटर कॉक्स। ध्यान से देखिए, जननांकीय संक्रमण को सपोर्ट करने वाले कुछ वैज्ञानिक का नाम सुन लीजिए, ठीक है। वैज्ञानिक जननांकीय विद का नाम सुन लीजिए, क्या क्या नाम था, ध्यान सुनिए। T.W. सुल्ज, आप चाहते हैं लिखना लिख सकते हैं, T.W. सुल्ज, पीटर कॉक्स और कार्ल मार्क्स। कौन कौन इसका सपोर्ट करने वाले हुए, ध्यान से लिख लेते हैं क्या। इस सिद्धांत के समर्थक, किस सिद्धांत के समर्थक, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के समर्थक कौन कौन हुए, तो ध्यान से आप देख लीजिए। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत के समर्थक जो हुए T.W. सुल्ज, कौन हुए, T.W. सुल्ज, कौन हुए, T.W. सुल्ज। कुछ व्यक्ति का नाम देख लेते हैं समर्थक में, T.W. सुल्ज। अगला इसका समर्थक हुआ पीटर कॉक्स, C.P. ब्लेकर, पीटर कॉक्स, ठीक है, C.P. ब्लेकर, C.P. ब्लेकर। अगला पॉइंट देख, इसको सपोर्ट करने वाला और कौन हुआ, कार्ल साक्स, ठीक है, कार्ल साक्स। ये सब इनका क्या क्या सपोर्ट करने वाले में, यानी समर्थन क्या, किस सिद्धांत का, जननांकीय संक्रमण सिद्धांत का। अगले पॉइंट पर, जननांकीय संक्रमण के कुछ व्यक्ति के द्वारा 3 अवस्था बताया जाता है, कुछ व्यक्ति के द्वारा 4 अवस्था बताया जाता है, और कुछ के द्वारा कितना अवस्था बताया जाता है, 5 अवस्था बताया जाता है। लेकिन हम लोग आज जो चर्चा करेंगे मुख्य रूप से 3 अवस्था पर ही चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिए, कितने अवस्था, कोई 3 अवस्था, कोई 4 अवस्था और कुछ 5 अवस्था बताया जाता है। कार्ल सैक्स ने 4 अवस्था का वर्गीकरण किया, वही पीटर कॉक्स ने 5 अवस्थाओं के अनुसार जननांकीय चक्र को प्रस्तुत किया, ठीक है। कार्ल सैक्स ने 4 अवस्था, कितना अवस्था, 4 अवस्था, और पीटर कॉक्स ने कितना अवस्था बताया जननांकीय संक्रमण के, 5 क्या बताया, 5 अवस्था बताया। अब हम लोग समझ लेते हैं क्या जननांकीय संक्रमण है क्या, जननांकीय संक्रमण है क्या, और इनके बारे में हम लोग तभी इतना चर्चा कर रहे हैं। आपके मन में ये बात हो रहा है कि आखिर जननांकीय संक्रमण है क्या। ध्यान से सुनिए, एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद हम लिख के आपको समझाते हैं। जननांकीय संक्रमण सिद्धांत में यह बताता है, जैसे जैसे किसी प्रदेश में मानवीय समाज ग्रामीण खेतीहर तथा अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय औद्योगिक तथा साक्षर बन जाता है, वैसे वैसे उस प्रदेश में मिलने वाले उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दरों में परिवर्तित हो जाती है। यह परिवर्तन 3 अवस्था में होता है, जिन्हें सामूहिक रूप से जननांकीय चक्र या जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। एक लाइन में अगर तुम देखिएगा, क्या जननांकीय संक्रमण है क्या, अगर किसी क्षेत्र में क्या है, खेतीहर व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, खेतीहर मजदूर व्यक्ति है, वो अपना उन्नति करके किधर जाएगा, औद्योगिक की तरफ जाएगा, साक्षर की ओर जाएगा। मान लो कोई गांव है और गांव किधर जाएगा, प्रगति करके शहर की ओर। एक लाइन में समझो, गांव में क्या होगा, खेतीहर मजदूर होगा और वहां पर जन्म दर भी आपका कम होगा, मृत्यु दर आपका क्या होगा, अधिक होगा, लेकिन वो अपना प्रगति करके किधर जाएगा, शहर की ओर जाएगा, उद्योग की ओर जाएगा, साक्षर बनेगा। जब वो प्रगति करके उद्योग की ओर, शहर की ओर जाएगा, अगर वहां जाएगा तो उनका जन्म दर और मृत्यु दर, जन्म दर उसका अधिक हो जाएगा और मृत्यु दर उसका कम हो जाएगा। यानी दोनों में क्या देखने को मिलेगा, सुधार देखने को मिलेगा। यानी कि एक खेतीहर, एक गांव से व्यक्ति जब किधर होता है, नगर की ओर, साक्षर और उद्योग की ओर बढ़ता है, तो यही परिवर्तन, यही चक्र क्या कहलाता है, जननांकीय संक्रमण। यही क्या कहलाता है, जननांकीय संक्रमण। इसको हम लोग 3 अवस्था में देखते हैं। कितने अवस्था में देखते हैं, 3 अवस्था में। यानी एक लाइन में बोले, गांव में खेतीहर मजदूर गरीब किसान व्यक्ति जब अपने साक्षर होकर उद्योग इत्यादि अपने प्रगति की पथ पर नगर की ओर बढ़ता है, किधर से, गांव से वो नगर की ओर बढ़ रहा है, इन्हीं दोनों के बीच जब वो अपना क्या कर रहा है, दोनों चक्र को पूरा कर रहा है, यानी कि गांव से नगर के बीच, गांव से नगर के बीच करने का अर्थ ये है कि जब व्यक्ति खेतीहर मजदूर है, उसका अशिक्षित अवस्था है, गरीब पूरी हालात है, लेकिन वो अपना उन्नति के मार्ग में क्या बढ़ता है, शहर की ओर, उद्योग की ओर, और जन्म दर और मृत्यु दर क्या हो जाता है, शहर की ओर जब बढ़ता है, वहां पर उनका कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इस चक्र को हम लोग क्या बोलते हैं, जननांकीय संक्रमण बोलते हैं। और यही सिद्धांत आपका किसके द्वारा दिया गया था, W.S. थॉमसन के द्वारा। आइए एक आपको क्या कहते हैं, ग्राफ के द्वारा समझिए। क्या ग्रामीण खेतीहर एवं अशिक्षित, ध्यान से देखिए, ग्रामीण, इसको आप जरूर बनाएंगे, ग्रामीण खेतीहर मजदूर। एक लाइन में इसको समझाते हैं आपको, ठीक है। ग्रामीण है, खेतीहर है, मजदूर व्यक्ति है, ठीक है। तो ऐसा अगर क्षेत्र है, वहां पर सिंपल सी बात होगा, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। जन्म दर भी कैसा देखने को मिलेगा, उच्च, कैसा देखने को मिलेगा, उच्च जन्म दर
और वहाँ पर मृत्यु दर भी कैसा आपको देखने को मिलेगा, उच्च देखने को मिला। क्या समझा? अगर जनानिकीय खेतिहर ग्रामीण एवं अशिक्षित समाज है वहाँ पर जन्म दर भी उच्च आपको देखने को मिलेगा और आपको मृत्यु दर भी क्या देखने को मिला, उच्च देखने। इसका जस्ट अपोजिट अगर जननांकीय संक्रमण दर्शाएगा, किसको दर्शाएगा, जननांकीय संक्रमण। तो जननांकीय संक्रमण अगर यहाँ पर होगा, क्या संक्रमण होगा, जननांकीय संक्रमण, है ना। तो अगर जननांकीय संक्रमण होगा, ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको थोड़ा सा हटाते हैं तभी इसको लिखते हैं, ठीक है। जननांकीय संक्रमण, जननांकीय संक्रमण होगा तो ये क्या होगा, चेंज होगा। ये क्या होगा, इसमें परिवर्तन आपको दिखेगा। परिवर्तन आपको क्या दिखेगा, तो चलिए हम नीचे ही लिख देते हैं, जननांकीय संक्रमण के कारण से आपका यहाँ क्या होगा, चेंज। तो हम चेंज को थोड़ा आपका नीचे कर देते हैं। इसमें परिवर्तन आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, नगरीय औद्योगिक व्यक्ति क्या होगा, नगर व्यक्ति क्या होगा, नगर में बसेगा, ठीक है, और उद्योग होगा उस क्षेत्र में, क्या देखने को मिलेगा, उद्योग, और व्यक्ति वहां पर क्या होगा, साक्षर होगा। क्या होगा, साक्षर होगा। तो वहां पर निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु। इसके पीछे रीजन क्या है, क्या कहीं ना कहीं शहर में ये बात रहता है कि जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होता, जनसंख्या को एक पूरी तरीके से संसाधन बनाना उससे क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। यानी कि वो जनसंख्या क्या होना चाहिए, कार्यशील, क्या होना चाहिए, कार्यशील। जन्म दर भी यहाँ पर आपको कम मिलेगा और मृत्यु दर भी क्या मिलेगा, कम है। लेकिन गाँव में क्या होता है, जनसंख्या बढ़े इससे कोई मतलब नहीं, जनसंख्या क्या होता है, बढ़ता ही चला जाता है और मृत्यु दर भी वहाँ क्या होता है, बढ़ा हुआ आता है। लेकिन शहर में क्या होता है, जनसंख्या एक कंट्रोल से बढ़ता है, एक नियंत्रित तरीके से बढ़ता है, क्योंकि जनसंख्या होगा तो उनको कहीं ना कहीं एक कार्यशील संसाधन कहने का अर्थ है उसे कहीं ना कहीं, अगर शहर में उसे काम भी जरूरी है, लेकिन गांव में इतना बात को देखा नहीं जाता, उसमें जनसंख्या बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है। यानी समझने का बात इतना है कि अगर ग्रामीण खेतिहर मजदूर है तो वहां पर उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। अगर इसमें परिवर्तन क्या होगा, जननांकीय संक्रमण, ये वाला कहां पर परिवर्तन करेगा, नगर। अगर धीरे धीरे अपना विकास करेगा तो ये कहां बचेगा, ग्रामीण जो होगा वो नगर में परिवर्तन, खेतिहर का व्यक्ति कहां काम, उद्योग में काम करेगा, जो मजदूर होगा वो पूरी तरीके से क्या होगा, साक्षर। जब व्यक्ति पूरी तरीके से साक्षर हो जाएगा, नगर में बसे, वहां पर आपको निम्न जन्म दर और व्यक्ति का मृत्यु दर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। क्योंकि व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो व्यक्ति में ज्यादा बीमारी होगा तो वो अपने इलाज करा के क्या कर सकता है, वो ज्यादा बच सकता है, क्योंकि ये नगर में। लेकिन ग्राम में क्या मिले, उच्च जन्म दर। जन्म दर के लिए इसको सोचना क्या, जनसंख्या बढ़ रहा है, बढ़ने देता है, इसको तो सोचना क्या, क्योंकि गांव में ऐसा माना जाता है, क्या उतना भी क्या कहते हैं, जन्म दर यानी क्या बच्चों की संख्या पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि संयुक्त परिवार जब रहता है तो बच्चा ऐसे भी पाला हुआ चला जाता है। लेकिन मृत्यु दर भी यहाँ अधिक होता है तो व्यक्ति उतना ज्ञान होता नहीं है, गांव का होता है, वहां पर आपका मृत्यु भी क्या होता है, अधिक होता है। कहने का अर्थ यह है कि जननांकीय संक्रमण में ग्रामीण खेतिहर मजदूर का नगर औद्योगिक साक्षर की ओर प्रवेश करता है। इसमें ग्रामीण खेतिहर जब मजदूर रहता है उसमें उच्च जन्म दर मृत्यु दर अधिक होता है और जननांकीय संक्रमण के कारण निम्न जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर आपको देखने को मिलता है। ये परिवर्तन आपको कितने अवस्था में देखने को मिलेगा, 3 अवस्था। कितने अवस्था में देखने को मिलेगा, 3 अवस्था में ये परिवर्तन आपका इस परिवर्तन होगा। यानी आप एक लाइन में बोल सकते हैं जननांकीय संक्रमण क्या है, क्या व्यक्ति प्रगति करके जब क्या करता है, व्यक्ति अपना प्रगति करता है, नगरीय अवस्था या औद्योगिक अवस्था पहुंच जाता है तो वो आपका क्या हो जाता है, जननांकीय संक्रमण। यानी क्या, ग्रामीण खेतीहर से वो कहां पहुंचाएगा, नगर उद्योग की ओर, जहां पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये चक्र आपका जननांकीय संक्रमण कहलाएगा। तो एक बार शॉर्ट में देख लीजिए, उसके बाद तीनों अवस्था पे हम लोग चर्चा करेंगे, इसको हटाएंगे, ठीक है। इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि जननांकीय संक्रमण का प्रमुख सिद्धांत है और इसमें एक अवस्था से दूसरे अवस्था में समाज का वर्ग पहुंचता है। दूसरे पॉइंट पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1929 में W.S. थॉमसन अमेरिका के जो थे वही जननांकीय विद ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। 1945 में F.W. नोटेस्टिन ने इस सिद्धांत में संशोधन करके प्रस्तुत किया। इसके समर्थक में T.W. सूर्य, पीटर कॉक्स, C.P. ब्लेकर और कार्ल सक्स जैसे व्यक्ति इसका समर्थन करते हैं। कुछ व्यक्ति के द्वारा इसे 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था में बताया जाता है, जैसे कि पीटर कॉक्स ने 5 अवस्था, कार्ल सक्स ने जननांकीय संक्रमण को 4 अवस्था में बताया। जननांकीय संक्रमण क्या है, जब व्यक्ति ग्रामीण खेतिहर मजदूर क्या करता है, जननांकीय संक्रमण के कारण नगर औद्योगिक साक्षर जब हो जाता है तो ग्रामीण खेतिहर मजदूर में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर रहता है। लेकिन जब जननांकीय संक्रमण
संक्रमण के कारण से नगर औद्योगिक साक्षर हो जाता है तो यानी कि निम्न जन्म दर और वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, निम्न मृत्यु दर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि व्यक्ति का ग्रामीण क्षेत्र से नगर की ओर परिवर्तन हो रहा है, तो नगर की ओर परिवर्तन हो रहा है तो उसका निम्न मृत्यु दर और वहां पर निम्न जन्म दर बनता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जननांकीय संक्रमण। यानी कि व्यक्ति जो परिवर्तन होता है, ये व्यक्ति परिवर्तन होता है, यहाँ पर हम लोग कितनी अवस्था में पढ़ेंगे, 3 अवस्था में। कितनी अवस्था में पढ़ेंगे, 3 अवस्था में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीनों अवस्था को, ठीक है। जननांकीय संक्रमण का पढ़ेंगे अवस्था, ठीक है। दीर्घ का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। अगले पॉइंट पर होगा जननांकीय संक्रमण की अवस्था। जननांकीय संक्रमण की प्रमुख रूप से 3 अवस्था है। कितनी अवस्था है, 3 अवस्था। आइए हम लोग तीनों अवस्था पर चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान से, जननांकीय किसी क्षेत्र में जनसंख्या का वर्णन तथा भविष्य में जनसंख्या के पूर्वानुमान के लिए जनसंख्या संक्रमण के 3 सिद्धांत जनसंख्या संक्रमण के 3 सिद्धांत उपयोगी है। कितने सिद्धांत हैं, 3 सिद्धांत, ठीक है। 3 सिद्धांत जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्था, 3 अवस्था होगा ना, 3 सिद्धांत क्यों, अवस्था होगा, 3 क्या है, अवस्था है, ठीक है। 3 अवस्था है, ठीक है। इसमें होगा क्या, ग्रामीण खेतीहर बदलेगा, नगर औद्योगिक, ग्रामीण में है तो जन्म दर भी उच्च, मृत्यु दर भी अधिक, है ना। और नगर में जाएगा तो वहां पर जन्म दर भी कम और मृत्यु दर भी कम होगा। इसे दोबारा हमें बताना पड़े। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई है नहीं, एक क्षेत्र से, एक वर्ग से, एक अवस्था समाज दूसरी अवस्था में क्या करता है, प्रवेश करता है। प्रथम अवस्था क्या, ध्यान से देखिए, एक बार किताब पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको हम लाइन बाय लाइन समझा देते हैं, ठीक है। प्रथम अवस्था में देखिए क्या होता है, क्या इस अवस्था में महत्वपूर्ण पक्ष है उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, सबसे शुरुआती जन्म क्या होगा, ग्राम में ही व्यक्ति होगा, धीरे धीरे ना परिवर्तन होगा। शुरुआती समय कहाँ होगा, ग्राम में होगा, वहां पर उच्च जन्म दर और उच्च आपको क्या देखने को मिलेगा, मृत्यु दर अधिक देखने को मिलेगा। उच्च जन्म दर और मृत्यु दर भी आपको कैसा देखने को मिलेगा, उच्च देखने को मिलेगा। तीसरे पॉइंट पर लिखता है, इस अवस्था में अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में होगा, संलग्न होगा तथा बड़े परिवार में परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है। इसी कारण इस अवस्था में उच्च जन्म दर, उच्च प्रजननशीलता मिलती है। दूसरी ओर इस अवस्था में अधिकांश लोग निरक्षर होते हैं, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है तथा महामारियां तथा भोजन के अपर्याप्त आपूर्ति के कारण मृत्यु दरें मिलती है तथा जीवन प्रत्याशा भी कम, और 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देशों में जननांकीय संक्रमण इसी अवस्था में था। ध्यान से देखिए, क्या नगर जो आज नजर, उद्योग, मृत्यु दर में कमी, ये सब आपको व्यक्ति जैसे जैसे साइंस में अपना पकड़ बनाते गया वैसे वैसे मौजूद हुआ। आज से 200 वर्ष पहले तो आपको प्रथम अवस्था में ही व्यक्ति था। व्यक्ति क्या है, उच्च जन्म दर, आपको क्या देखने को मिलता था, उच्च मृत्यु दर। व्यक्ति अधिकतर किससे जुड़ा हुआ था, कृषि से। कैसे जुड़ा हुआ था, कृषि से जुड़ा हुआ था। कृषि से जब जुड़ा हुआ, परिवार कैसा होता था, संयुक्त परिवार क्या होता था, संयुक्त हुआ करता था। तो व्यक्ति को परिवार में क्या होता, प्रजननशीलता यानी कि जन्म दर क्या होता था, अधिक होता था। व्यक्ति अपनी जनसंख्या के बारे में उतना सोचता नहीं था और संयुक्त परिवार होने के कारण से जनसंख्या आपको क्या दिखता था, वृद्धि भी देखने को मिलता है। और व्यक्ति क्या होता था, पहले निरक्षर, क्या हुआ करता था, निरक्षर होता था, यानी पढ़ने लिखने वाला कोई भी बात वहां पर नहीं होता था। प्रौद्योगिकी स्तर भी आपको क्या, विकास का स्तर की बात करें, प्रौद्योगिकी स्तर की बात करें तो ये भी आपको कैसा देखने को मिलता था, निम्न देखने को मिलता था। कैसा देखने को मिलता था, निम्न देखने को मिलता था। इसके साथ ही अगर आप चर्चा करोगे तो यहाँ पर व्यक्ति में महामारी और भुखमरी भी समस्या बनी हुई थी। महामारी और भुखमरी जैसी भी क्या बनी हुई थी, समस्या बनी हुई थी। इसके साथ ही अगर चर्चा करेंगे तो आज से लगभग 200 साल पहले, अब ये सब भुखमरी है, महामारी है, तो व्यक्ति का जीवन प्रत्याशा भी क्या होगा, कम होगा। यानी क्या, उसका जन्म जो होगा वो कितना दिन तक जिएगा, वो जीने का जो वर्ष काल होगा उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। और आज से 200 वर्ष पहले, आज से 200 वर्ष पहले विश्व में यही हाल था सभी का। लेकिन जैसे जैसे वो अपना क्या क्या परिवर्तन किया, जननांकीय संक्रमण के कारण से वो नगर की ओर प्रवेश किया, इन सभी चीजों में क्या होता चला गया, सुधार होता चला गया। जैसे हम अगर बात करेंगे 200 वर्ष पूरे विश्व के सभी देशों में जननांकीय संक्रमण आपको दिखेगा। 200 वर्ष पहले आप देखिएगा विश्व के सभी देशों में ये अवस्था आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि नगर की व्यवस्था बात करें या उच्च जन्म दर की बात करें, यानी निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर की बात करें, कब हुआ, जब व्यक्ति नगर की ओर प्रवेश कर दिया, जनसंख्या के बारे में सोचने लगा, भविष्य के बारे में अपना सोचने लगा, कहीं ना कहीं विकास के बारे में सोचने लगा, तब वो जनसंख्या, जन्म दर, मृत्यु दर, इन सभी चीजों पर क्या पाने के लिए सोच रहा है, कंट्रोल पाने की सोच रहा है। तो कहीं ना कहीं जननांकीय संक्रमण होने के कारण ही आज आपको क्या दिखता है, नगर दिखता है। अगर जननांकीय संक्रमण नहीं होता, इन्हीं में अवस्था बताता है,
शुरुआती समय मजदूर होगा, खेतिहर होगा, परिवार में संयुक्त परिवार में होगा व्यक्ति, और कहीं ना कहीं व्यक्ति शुरुआती समय में क्या होगा, निरक्षर होगा, और धीरे धीरे विकास करता जाएगा, जो कि यही विकास के क्रम को क्या बोलेंगे, जननांकीय संक्रमण। तो आप पहला अवस्था में व्यक्ति क्या होगा, उच्च जन्म दर, मृत्यु दर, कृषि मिला होगा, संयुक्त परिवार के कारण से जन्म दर अधिक होगा, व्यक्ति निरक्षर होगा, प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होगा, महामारी और भुखमरी जैसी समस्या बने रहेगा, जिसके कारण से व्यक्ति का जीने में औसत आयु क्या होगा, कम होगा, जीवन प्रत्याशा होगा। और आज से पहले क्या होगा, आज से 200 वर्ष पहले विश्व के सभी देशों में आपको जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत देखने को मिलेगा, यानी जननांकीय संक्रमण का यही अवधि यानी प्रथम अवस्था क्या था, विद्यमान था। द्वितीय अवस्था में क्या होता है, अब द्वितीय अवस्था इससे क्या होगा, थोड़ा सा सुधार, द्वितीय अवस्था क्या होगा, इसमें थोड़ा सा सुधार होगा, और यही हम लोग सुधार करते करते अंतिम में नगर में बसा देंगे और जननांकीय संक्रमण हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला सुनिए क्या है, क्या इस अवस्था में प्रारंभ में प्रजननशीलता या जन्म दर में उच्च रहती है, लेकिन समय के साथ उनमें धीमी गति से गिरावट शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी दशाओं व स्वच्छता दशाओं की सुधार के कारण मृत्यु दर में जन्म दर की तुलना में अधिक तेजी से गिरावट आया और अनुभव की जाती, जिसके कारण इस अवस्था में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती है। ध्यान से देखिए, द्वितीय अवस्था में क्या होता है, जनसंख्या का आपका क्या देखने को मिलता है, तीव्र वृद्धि देखने को मिलता है। जनसंख्या क्या देखने को मिलता है, तीव्र वृद्धि देखने को मिलता है, और मृत्यु में आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने, मृत्यु क्या देखने को मिलता है, कम देखने। अगर मृत्यु आपको कम देखने को मिल रहा है, इसका मतलब सिंपल सा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति क्या था, स्वास्थ्य संबंधी और स्वच्छ दशाओं के प्रति क्या होगा, सुधार क्या होगा, यानी कि व्यक्ति अपने स्वास्थ्य किसके प्रति, स्वास्थ्य के प्रति एवं स्वच्छता संबंधी, स्वच्छता का मतलब क्या होगा, बीमारी जो होता है वो गंदगी के कारण ही होता है। अगर स्वच्छता आपको अधिकतर दिखेगा तो बीमारी आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। इसका कहने का अर्थ है कि मृत्यु दर अगर आपको कम देखने को मिल रहा है तो इस अवधि के दौरान क्या हुआ होगा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में क्या हुआ होगा, सुधार हुआ होगा। क्या हुआ होगा, सुधार। अब ध्यान से देखिए, पहली अवस्था में व्यक्ति निरक्षर, कृषि से जुड़ा है, जीवन प्रत्याशा कम, महामारी भुखमरी की समस्या है। 200 वर्ष पहले पूरा विश्व में जनसंख्या संक्रमण का प्रथम अवस्था था। लेकिन द्वितीय अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति ने स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में क्या सुधार किया। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में जब सुधार करेगा तो सिंपल सी बात होगा कि जनसंख्या का मृत्यु दर क्या होगा, कम होगा, और वहां पर जन्म दर क्या होगा, अधिक होगा। तो पूछा जाए जननांकीय संक्रमण की दूसरी अवस्था में क्या हुआ था, तो जनसंख्या में आपको क्या देखने को मिलता है, वृद्धि देखने को मिलता है। अब जननांकीय संक्रमण का तीसरा अवस्था देखिए, तीसरा अवस्था में क्या हुआ, ठीक है, हाँ बस तीसरा अवस्था में जनसंख्या बढ़ाना है, ठीक है। तीसरा अवस्था देखिए क्या है, तृतीय अवस्था में क्या होगा, क्या इस अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों में गिरावट आ जाती है, जिससे जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या उससे मंद गति से वृद्धि होती है। अधिकांश जनसंख्या शिक्षित होने के साथ साथ नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है और यहाँ पर जनसंख्या तथा उनके तकनीकी ज्ञान स्तर उच्च होता है। इस अवस्था में जीवन यापन करने वाली जनसंख्या परिवार संपन्न। ध्यान से देखिए हुआ क्या, तीसरा अवस्था में व्यक्ति जब पूरी तरीके से शिक्षित हो गया तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में क्या आया, कमी आया, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाना ही सही बात नहीं, जनसंख्या को कहीं ना कहीं उच्च कार्यशीलता में संलग्न करना भी सबसे बड़ी बात था। तो यहाँ पर जन्म दर में भी आपको कमी होगा, जन्म दर में क्या होगा, कमी देखने। आज विश्व में सबसे बड़ा समस्या क्या है, जनसंख्या का वृद्धि होना। जनसंख्या वृद्धि सही है, लेकिन उसे एक संसाधन के रूप में कार्य देना सबसे बड़ी बात है, और देश में संसाधन क्या सीमित है और उसे कार्य उतना दिया नहीं जा सकता। तो जनसंख्या में जन्म दर में कमी देखने को मिला, इसके साथ ही मृत्यु दर में भी क्या देखने को मिलता है, कमी, क्योंकि धीरे धीरे व्यक्ति ने प्रौद्योगिकी के अंदर, विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या जैसे जैसे जाना, तो वहां पर मृत्यु दर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। इसके साथ ही तृतीय अवस्था में व्यक्ति क्या हो जाएगा, शिक्षित, व्यक्ति क्या हो जाएगा, शिक्षित। अब जो जनसंख्या आपको देखने को मिलेगा, जो जितना भी नगरीय क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या इस काल के अंदर या तो स्थिर हो जाता है या कि पूरे क्या हो जाता है, मंद पड़ जाता है। स्थिर हो जाता है या क्या देखने को मिलेगा, आपको मंद देखने को मिल जाता है। जनसंख्या कैसा देखने को मिल जाता है, स्थिर और मंद, क्योंकि व्यक्ति अब क्या हो चुका है, शिक्षित। क्या हो चुका है, शिक्षित हो चुका है। इसके साथ ही अधिकांश जनसंख्या अब कहां पर रहने लगा, शिक्षित जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में। कहां देखने मिलेगा, नगरीय क्षेत्र में। ऐसे भी आप जाओगे तो वहां पर जनसंख्या आपको उतना देखने, जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन एक परिवार में एकल परिवार का प्रचलन होगा। कैसा परिवार का, एकल, पति पत्नी होगा और उसका बेटा बेटी हो सके तो माता पिता होगा। तो पति पत्नी बेटा बेटी हो, कहीं ना कहीं जब एक दो बेटा बेटी होता है तो उसका परिवार का पूरा जीवन, उसका जीवन भविष्य का पूरा जीवन का उसके क्या कहते हैं, उसके पिता उसके माता चिंता सताता है, जिसके कारण से वहां पर जन्म दर भी आपको क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। जननांकीय संक्रमण है क्या, ग्रामीण क्षेत्र से नगर में क्या होना, परिवर्तन होना। यहाँ साक्षर से व्यक्ति क्या हो जाएगा, यहाँ
जहां पर व्यक्ति निरक्षर से क्या होगा, शिक्षित होगा और व्यक्ति नगरीय अवस्था में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। इसके साथ ही उनके तकनीकी ज्ञान स्तर बढ़ेगा, तकनीकी ज्ञान स्तर बढ़ेगा। तकनीकी ज्ञान यानी कि विज्ञान के अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत क्या करेगा, अपने तकनीकी ज्ञान को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इनके ज्ञान को जब बढ़ाएगा व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही इस अवस्था में जीवन यापन करने वाली जनसंख्या सीमित परिवार की विचारधारा क्या देखने में, विचारधारा आपको समर्थक करता मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अब सीमित परिवार का मतलब जो संयुक्त परिवार प्रथम अवस्था में चल रहा था, यहाँ पर आपको कैसा परिवार देखने को मिल जाएगा, एकल परिवार देखने को मिल जाएगा। यानी परिवार कैसा हो जाता है, सीमित हो जाता है। जननांकीय संक्रमण कुछ नहीं था, क्या गांव से किस प्रकार से व्यक्ति जैसे जैसे क्या हुआ नगर की ओर प्रवेश किया, उसमें क्या क्या सुधार होता है, वही सिद्धांत क्या है, जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत है। अब ध्यान, प्रथम अवस्था में व्यक्ति उच्च जन्म दर, मृत्यु दर अधिक है, कृषि में जुड़ा व्यक्ति है, जन्म दर अधिक है, मृत्यु दर भी अधिक है, निरक्षर व्यक्ति है, प्रौद्योगिकी स्तर निम्न है, भुखमरी और क्या कहते हैं महामारी वाली समस्या है, जीवन प्रत्याशा कम है। 200 वर्ष पहले विश्व के सभी देशों में यही था। द्वितीय अवस्था में क्या हुआ, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुआ, मृत्यु दर कम होता है। मृत्यु दर कम होने का अर्थ क्या था, स्वास्थ्य और स्वच्छता में क्या होता है, सुधार होता है। इसका मतलब जन्म दर वहां क्या था, अधिक था। तीसरे पॉइंट पे क्या हुआ, व्यक्ति यहाँ शिक्षित हुआ, नगरीय अवस्था में बचना प्रारंभ किया, जन्म दर मृत्यु दर दोनों में कमी देखने को मिलता है। एकदम जन्म दर कहीं ना मंद सा यानी रुक जाता है, क्योंकि व्यक्ति का भविष्य की चिंता होने लगी। इसके साथ ही तकनीकी ज्ञान में सुधार हुआ और सीमित परिवार में जो कहीं संयुक्त परिवार का प्रचलन था, अब सीमित और एकल परिवार का क्या हो गया, प्रचलन हो गया।